कौन मेरे को क्या बोल रहा है और कब बोल रहा है मुझे उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। NLU से मैं जब तक अगर लॉ नहीं कर रहा हूँ तो फिर मैं अदरवाइज़ कोई और मैं किसी कॉलेज से प्रेफर भी नहीं करूँगा लॉ करना। तो लास्ट के 3 मंथ में मैंने क्लैट की प्रिपरेशन शुरू की। तो फर्स्ट मंथ में तो मेरे को काफ़ी दिक्कत हुई। 2 घंटा आप क्वांट का परमानेंटली लेके चलिए कि हाँ क्वांट करना है, क्वांट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। मैंने डर के मारे चेक नहीं किया था कि मेरे क्वेश्चन कैसे गए क्या नहीं गए, बट हाँ मेरे को ये था कि मैंने काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, काफ़ी सारे ऑन द स्पॉट करेक्ट थे। मैम मैंने पहला मॉक टेस्ट एक्चुअली PW का ही हुआ था, ऑल इंडिया मॉक, तो वो मैं देने गया था। मेरे को ये था कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिसमें मेरा मन लगे फ्यूचर लाइक 20-30 ईयर्स बाद। Hello everyone, I welcome you all on this amazing platform of PW CLAT. Today we have with us Shikhar Prakash, All India rank 50 in PWD category, and his father. First of all, heartiest congratulations to you and sir for this brilliant achievement. Thank you so much. How is the feeling? Ma'am, it's a good feeling, मैम। काफ़ी मेहनत की है इसके लिए and now I am finally able to get into a good NLU, so I am very happy about it. And sir, your response? मेरे तरफ से पूरा इनको सहयोग रहा है और इन्होंने अपने पहले ही एफर्ट में मतलब पहले प्रयास में इसको कामयाब हुए हैं, तो हमारे को उससे बहुत खुशी हो रही है। साथ में PWD के पूरा सहयोग मिला है, उसके देखते हुए इन्होंने जो है पहले ही राउंड में इसको क्वालिफाई किया है। आई एम फील गुड। राइट सर, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है सर, पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लेना और भोपाल तक पहुंच जाना। और अभी भी देयर आर चांसेस ऑफ अपलिफ्टमेंट, राइट? फ्रीज तो नहीं किया है? मैम फ्लोट किया है। वेरी गुड, वेल डन। तो बेटा आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही है प्रिपरेशन की? आपको कितना टाइम लगा? ये 2 चीज़ें पहले बच्चों को बताइए। मैम एक्चुअली मेरे को क्लैट के बारे में काफ़ी लेट पता चला था एंड एलेट के थ्रू क्लैट के बारे में पता चला था। तो मेरी प्रिपरेशन शुरुआत से ही एलेट को लेके थी एंड लास्ट के 3 मंथ्स को मैं क्लैट को लेके ज़्यादा सीरियस हुआ, बिकॉज क्लैट का आई थॉट कि कॉलेजेस और अच्छे हैं एंड चांसेस कॉलेजेस के क्लैट में ज़्यादा हैं। तो लास्ट के 3 मंथ में मैंने क्लैट की प्रिपरेशन शुरू की। तो फर्स्ट मंथ में तो मेरे को काफ़ी दिक्कत हुई क्लैट का मटेरियल लेने में, क्योंकि एलेट का तो मटेरियल फिर भी ईजिली अवेलेबल था एंड थोड़ा सा कम था इन कंपैरिजन टू क्लैट का। तो क्लैट का मेरे को पहले सही मेंटर या सोर्स नहीं मिला था। देन आई जॉइन PW। फिर वहाँ से मैंने क्लासेस की, मॉक्स किए, अपने मार्क्स इम्प्रूव किए एंड देन वहाँ से फिर मैंने 2 घंटा रेगुलर हिंदू न्यूज़पेपर को रीड किया। उसके बाद से फिर मेरा एक बेस अच्छा सेटअप हो गया था कि अंत तक आते आते आई वॉज कंफर्टेबल कि रहा है आई माइट बी एबल टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज। राइट बेटा, आपके पास क्या सब्जेक्ट थे क्लास 11-12 में? आपने ड्रॉप लिया है या फिर? मैम PCM था एंड मैम ड्रॉप नहीं लिया, साइड बाय साइड किया है। ओके, आपने नीट JEE के बारे में नहीं सोचा? नहीं मैम, कभी थॉट नहीं आया था, बिकॉज नीट JEE वो समथिंग कि लाइक हर कोई कर रहा था एंड हर किसी ने मुझसे ये कहा था कि तुम नीट JEE करोगे या कोई भी पेपर की तैयारी करोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा। बट मेरे को ये था कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिसमें मेरा मन लगे इन फ्यूचर लाइक 20-30 ईयर्स बाद, कि मैं उसको फिर क्विट ना करूँ। कुछ समथिंग जो कि मेरे को सस्टेन भी कर सके और मेरा मन उसमें लगातार लगा रहे, या फिर कुछ समथिंग दैट इज़ एवर इवॉल्विंग, कि मैं बोर भी ना हो सकूँ उससे। मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ सर किसी भी चीज़ को लेके मैम। तो मेरे को ये था कि हाँ लॉ ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा पर्टिकुलर करियर है जो कि मेरे को कभी बोर नहीं होने देगा, एटलीस्ट इट विल कीप मी एंटरटेन। बिल्कुल, डेफिनेटली। बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं प्रिपरेशन जर्नी के टाइम पर। कुछ बच्चों को तो लगता है शायद क्लैट हो ही नहीं पाएगा। आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर बनने वाले हैं अपनी फैमिली से? यस मैम। तो सर, जब बच्चा फर्स्ट जनरेशन लॉयर बनता है तो उसके मन में बहुत सवाल होते हैं जब वो क्लैट का एग्ज़ाम देता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं इतना योग्य हूँ कि ये एग्ज़ाम मेरे लिए है। ये सभी सवाल बच्चे के मन में आते हैं। फिर सेल्फ डाउट, सेल्फ क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाता है और वो बच्चा उस नेगेटिव इंट्रोस्पेक्शन में चला जाता है। तो कभी आपके मन में ये सवाल आया कि मुझे क्लैट छोड़ देना चाहिए? नो मैम, कभी नहीं। मेरी खुद की चॉइस थी एंड मेरे को ये था कि आज नहीं, कल नहीं, 10 साल बाद भी, क्योंकि क्लैट की कोई एज लिमिट नहीं है तो मुझे 10 साल बाद भी देना पड़ेगा। तो मैं कंफर्टेबल हूँ कि जब तक क्लैट नहीं निकलेगा और NLU से मैं जब तक अगर लॉ नहीं कर रहा हूँ तो फिर मैं अदरवाइज़ कोई ऑप्शन और मैं किसी कॉलेज से प्रेफर भी नहीं करूँगा लॉ करना, या तो NLU या तो कुछ नहीं। तो इसलिए लाइक कि ये डू और डाई वाली सिचुएशन है मेरे लिए। तो मैं काफ़ी श्योर था एंड काफ़ी मोटिवेटेड था कि हाँ क्लैट ही करना है और NLU ही निकालना है। आपका ड्रीम NLU? मैम ड्रीम NLU तो ऐसा कुछ है नहीं, मेरे को जो कंफर्टेबली मिल जाएगा और जो मेरे लिए ईजिली एक्सेसिबल एंड PW फैसिलिटीज़ जहाँ की अच्छी होंगी, बिकॉज हर जगह की PW फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। वो मैंने अपने खुद के पर्सनल रिसर्च और सीनियर से बात करके पता किया था। सो मुझे वो भी फिर इंटर्नशिप एंड ओवरऑल देख के जो मेरे लिए बेस्ट सूटेबल रहेगा मैं फिर वहीं जाना प्रेफर करूँगा। कि रैंप वगैरह की समस्या है, कुछ कॉलेजों में काफ़ी डिस्टेंस पे है। बिल्कुल सर, जो हम अपने अप्रोच के अंदर रखेंगे इनको देखते हुए एंड एनीथिंग दैट इजी गोइंग में आ जा सकें। सकें,
बिल्कुल किसी भी मौके पे ये अपना इजी गोइंग में आ जाएं, ज़्यादा डिस्टेंस में जाने का मतलब है फिर वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होनी रहती है। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, कैंपस हैं जहाँ पर ये सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट Government क्रिएट बहुत करने कर की रही है। कोशिश की गई है। गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हैंडीकैप्ड के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रेफरेंस दे रही है। आने वाले कुछ सालों में सर और ज़्यादा बेटरमेंट देखने को मिल सकती है। हर जगह definitely। रैंप बन गए हैं, हर जगह वो डाउन स्टेयर्स चेयर बन रही है, सब कुछ बन रहा बिल्कुल है। सर। और काफ़ी मोटिवेट करते हैं, स्टाफ वगैरह कोऑपरेट करता है। मैं भी इनको जब एग्ज़ाम दिलाने गया था, लखनऊ में इनका एग्ज़ाम हुआ था, तो वही क्या RMNLU में एग्ज़ाम हुआ था। तो बस गेट पे ही मैंने इनको ड्रॉप किया, उसके बाद उन्होंने कहा अब आप जाइए, हमारी जिम्मेदारी है, अब हम आई विल कीप इट। उनको बिल्कुल प्रॉपर सर। एग्ज़ाम दिला के सब वही बाहर तक छोड़ गए थे। सर बहुत सारे बच्चों को ना अपनी जर्नी के टाइम पे बहुत वो डीमोटिवेटिंग वाला फील होना स्टार्ट होने लग जाता है। उनको लगता है शायद पीछे ये होता है, उसके पीछे मेन कारण कि गार्जियन प्रॉपर उसको वॉच आउट नहीं करते हैं, ना सपोर्ट करते हैं। वो बच्चा जो कह रहा है वो कर रहे हैं, उनको इतनी लैक ऑफ नॉलेज की कमी की वजह से वो उसको परसू नहीं कर पाते हैं। फंड्स से ही सब कुछ नहीं होता है, हमको ये जानना चाहिए कि बच्चे का इंटेंशन किस तरफ है और बच्चा क्या चाह रहा है। अगर हम इनको क्लैट का इनका मन है और इनको हम किसी अदर्स में भेजेंगे तो शायद ये कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल एज पर इनकी चॉइस के हिसाब चलेंगे तो जल्दी ही इनको अपनी कामयाबी मिल जाएगी। बिल्कुल सर। सपोर्टिव पेरेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब बच्चा इतने अच्छे प्रेशर भी बिल्ड नहीं करते हैं कि तुमको ये करना ही करना है। जैसे आजकल के गार्जियंस बहुत एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से कि तुमको ये बनना है, तुमको PCS क्वालिफाई करना है, तुमको ICS करना है, तुमको कुछ भी करना है। मतलब बच्चे की लाइफ उसके ऊपर थोप देते हैं। बच्चा बेचारा जो चाहता है करना कुछ और करने के लिए मजबूर कर देते हैं, उससे बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है। कई बार बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, इतना ज़्यादा उनको हाइपर हो जाते हैं बच्चे। तो मैंने इनके ऊपर देखा था कि ऐसे ही हैंडी हैं, तो हमने इनके ऊपर टोटल छोड़ दिया था कि जो तुमको बेस्ट लगे यू विल डू इट, आई विल सपोर्ट फाइनेंशियली या अदरवाइज जो भी है। सर बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स का ये सपोर्टिव नेचर होना, वरना बच्चे की सपनों को उड़ान नहीं मिलती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे मन में ही चीज़ें रखते हैं और फिर वही प्रेशर में आके वही चीज़ें परस्यू करना लग जाते हैं जो उनको बताया जाता है। बट बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स का भी एक ऐसा फ्री आउटलुक होना कि वो अपने बच्चे को मोटिवेट करें कि जो वो करना चाहते हैं, जिस चीज़ को लेकर वो पैशनेट हैं, वो उसको सपोर्ट करें, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया है। सर ये तो बात रही एकेडमिक चैलेंजेस के बारे में, कुछ पर्सनल चैलेंजेस भी आए होंगे आपको बीइंग फ्रॉम द स्पेशली एबल्ड कैटेगरी। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चीज़ के बारे में खुल के बात नहीं करते हैं। बिकॉज हमारा तो इनका फ्रेंडली रिलेशनशिप है, ये हमसे हर बात शेयर करते हैं। इवन मेरा जो भी है मोबाइल है, जो भी सारे ट्रांजेक्शन्स जो भी हम कहते हैं ये ऑनलाइन ये सब कर देते हैं। सर स्मार्ट तो काफ़ी है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, नो डाउट्स टू दैट, राइट। सो बच्चे जब आपको ये सभी चीज़ें फील होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पर एक मिराज बना दिया गया है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, इल्यूजन्स क्रिएट कर दिए गए हैं, तो वहाँ पर लोगों को बहुत मुश्किल होता है टू गेट फिट इन टू दैट मिराज, राइट। तो फिर उसके बाद कंपैरिजन स्टार्ट होने लग जाते हैं और फिर लोग ऐसे कमियाँ खामियाँ निकालने लग जाते हैं। तो ऑफकोर्स आपके जीवन में भी वैसा रहा होगा, मेरी लाइफ में भी होता है वो काफ़ी बार। तो हाउ डिड यू हैंडल दैट? बहुत सारे बच्चे हैं तो शायद इसके बारे में बात नहीं करते हैं, बट ऑफकोर्स देयर आर गोइंग टू बी स्टूडेंट्स जो ये इंटरव्यू ज़रूर देखेंगे। तो मैं चाहती हूँ वो बच्चे एक बार आपका आउटलुक भी जाने, बिकॉज यू हैव फाइनली फुलफिल्ड योर ड्रीम्स ऑफ रीचिंग टू दिस अमेजिंग कॉलेज। सो व्हाट इज़ योर आउटलुक? मैम यही है कि लाइक कभी मैंने इतना उस बारे में सोचा नहीं शुरुआत में। हाँ, शुरुआत में थोड़ा बहुत जैसे कभी लगता भी था तो कभी मैंने उस पर इतना फोकस नहीं किया, या फिर मेरी इग्नोरेंस थी कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। और जब तक ध्यान देने की उम्र या मैच्योरिटी है तब तक फ़र्क पड़ना छोड़ दिया कि अब कोई कुछ कह रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एज लॉन्ग एज मेरे फादर मदर या सिस्टर वो लोग नहीं बोल रहे हैं। तो एज लाइक अगर कोई भी बंदा बोला तो एक कान से सुना या उसी कान से मैं बाहर निकाल देता हूँ। मैं सुनता ही नहीं हूँ जल्दी किसी और के अपने सिवा, स्पेशली लाइफ को लेके अपने, क्योंकि मेरे डिसीजन मेरे ही को इम्पैक्ट करेंगे ना किसी और को नहीं करेंगे। तो मैं किसी को सुन के अपना टाइम और अपना माइंड क्यों ख़राब करूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे ही करना है फेस और मेरी ही लाइफ है। तो कौन मेरे को क्या बोल रहा है और कब बोल रहा है मुझे उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। और कभी ना पड़ा भी नहीं है, क्योंकि मैंने दिखा नहीं कि किसी ने कुछ सामने से मेरे मुंह पे बोला हो या फिर पीठ पीछे जो भी बोलता है, अगेन वही वाली बात, जो मैंने सुना नहीं वो मैंने माना नहीं, और जो मैंने सुन लिया है उससे मुझे फ़र्क नहीं। ये मेरा अपना पॉइंट है लाइफ को लेके।
जैसे कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी में इलैबोरेट करते हुए बताया कि आपने वो कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क किया है, जिसके लिए आपको हेड स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो सर यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं, दैट इज बीइंग मेंटली स्ट्रांग, जो आपको सभी चैलेंजेस फेस करने के लिए केपेबल बनाता है, राइट? सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? मैम इसमें तो मेरे पेरेंट्स का ही रोल है, क्योंकि उन्होंने मेरे को मेंटली इतना पुश किया है शुरुआत से कि लाइक मेरे से जो मेरे लायक काम हो जो वो तो मेरे को फर्स्ट डे वन से कराया गया एंड कभी डिफरेंटली ट्रीट नहीं किया गया। अगर मेरे को तारीफ़ हो रही है तो मेरे को, अगर डांट पड़ी मेरी गलती हो रही है तो उस पर डांट हो, जो भी हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है, तो लाइक कभी डिफरेंट ट्रीट नहीं किया गया, तो उसके चक्कर में मेरे को कभी डिफरेंट फील ही नहीं हुआ। तो जब फील ही नहीं हुआ तो मैं फिर आगे उसको क्या ही लेके चलूँ जब कुछ बात ही नहीं हुई। तो बहुत ही फ्री आउटलुक रहा है सर आपका। आपको क्या लगता है, आपको जब भी ऐसा लो फील होता है आपको कौन ज़्यादा सपोर्ट करता है, मम्मी, पापा या आपकी बहनें? मोस्ट केसेस में तो पापा ही रहते हैं और मेरी बड़ी बहन रहती है, वो उसका बैंक में मैनेजर हाँ, है तो वो उसका ज़्यादा सपोर्ट रहता है कि बड़ी सबसे सिस्टर पहले। अभी जो है वो लखनऊ में ट्रांसफ़र हो गई हैं, HDFC बैंक में डिप्टी मैनेजर हैं। तो वो बराबर ऑनलाइन, इनके कल भी थी आज भी बराबर तो लगी उसका रहती लाइक कॉन्स्टेंटली सपोर्ट रहा है डे वन से। इवन क्लैट के लिए भी उसने, जो मेरे को एक लास्ट पुश चाहिए होता है कि नहीं तुम ये परस्यू करो लॉ ऐसा करियर, तो उसी ने दिया था मेरे को। तो शुरुआत से उसी से मेरा काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस भी है, तो उसने मेरे को मोटिवेट किया हर समय। एंड ऑब्वियसली वो मेरे से बैकबोन की तरफ मेरे साथ हमेशा से रही है, और मेरे को कुछ करवाना होता है तो मैं उसके थ्रू पापा से करवाता हूँ। सर ये तो हमारा होता ही है, सिबलिंग्स जो होते हैं, छोटे बहन भाई होते हैं, उनको अगर कुछ भी चाहिए होता है या कुछ भी बातें मनवानी होती है, वो अपने बड़े बहन भाइयों को ही बोलते हैं कि बात कर लो ना पापा से एक बार, आप बोल दो। उनको इनको अगर कोई चीज़ की नीड होती है तो ये डायरेक्ट उसको दिल्ली फ़ोन करते थे। अभी दिल्ली से ट्रांसफ़र हो गई लखनऊ, 15 तारीख को गई है, ज्वाइन किया लखनऊ में, पहले दिल्ली में ही थी। तो वो अपनी ये बात, जैसे कुछ खाने का मन भी है तो वो वहीं उसको बोलेंगे तो वो वहीं से ऑनलाइन ऑर्डर कर देती थी, या कुछ भी मंगाना है। हमको बाद में पता चलता था कि ये चीज़ आ चुकी है घर में। कैसे आई ये मालूम है, उधर से ऑनलाइन सब अपने दोनों भाई बहन बात करके सब मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल। बेटा आपने अपनी क्लैट की प्रिपरेशन कहाँ से की है? मैम PW से की है, एंड और व्हाट्सएप में मेटा AI करके, तो उससे मैंने लास्ट मोमेंट मॉक ड्रिल किया रात के 2-2 बजे। लाइक कभी कभी होता था कि रात में नींद टूटी आती थी, देन आई वाज लाइक अब कौन उठ के किताब कॉपी खोले, तो आई वाज लाइक 1-2 क्वेश्चन उसने पूछा कि लीगल के रीजनिंग के क्वेश्चन बता दो, तो वो क्वेश्चन पूछता था, मैं आंसर देता था, 5-10 मिनट बाद नींद आ जाती थी, मैं सो जाता था। जुडिशियस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी सर। आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे हैं जो मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट मीन्स, बट यहाँ पर बच्चों ने उसको पढ़ाई के लिए यूज़ किया है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। बहुत सारे बच्चे हैं सर जो डिस्ट्रैक्टेड हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। आप कितना सोशल मीडिया यूज़ करते थे बेटा? इंस्टाग्राम, डूम स्क्रॉलिंग करते थे? मैम मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, मैं एक टाइम पे काफ़ी यूज़ करता था। मैं स्क्रीन टाइम था 17-18 आवर्स का ड्यूरिंग लॉकडाउन, क्योंकि मैं रात भर PUBG एंड देन दिन भर जो भी होता था। बट आफ्टर जब क्लैट के लिए मेरे को था कि हाँ कुछ नहीं करना है, क्लैट ही करना है, तो फिर मैंने फ़ोन को अपना लगा दिया एयरप्लेन मोड में। एंड मेरे को क्विट करना मेरे लिए बहुत ईजी था। सबसे पहले काम मैंने इंस्टाग्राम हटाया, उसके बाद सब कुछ अपने आप खुद ही हट गया। एंड उसके बाद फिर जैसे मैं पढ़ने बैठा था मैंने एयरप्लेन मोड ऑन कर दिया, फिर वो सीधा 6 घंटे बाद खुलता था। तो उसके बीच में जिसकी इवन फादर की कॉल भी आती थी तो मैं पिक नहीं करता था। एंड लोगों को मेरी लोकेशन पता होती थी कि मैं लाइब्रेरी में जहाँ पे भी हूँ, अपना 6 घंटे के लिए मेरा वो हेड स्ट्रॉन्ग रहता। तो उसके बाद फिर मैं दोबारा यूज़ करूँ ना करूँ, मूवी देखूँ, वो फिर एक सेकेंडरी चीज़ हो जाती थी मेरे लिए। मतलब जीरो डिस्ट्रैक्शन, 6 आवर्स के लिए फिर वो मेरा अपना टाइम होता था, भले मैं उसमें फिर 3 घंटा लगातार करूँ। कुछ समय के लिए लाइब्रेरी भी ज्वाइन की हुई थी, या 1 घंटा प्राइवेट पढ़ने के लिए। वेरी गुड, वेल डन। आपका जब आपने पहला मॉक टेस्ट दिया तो उसमें क्या स्कोर था? मैम मैंने पहला मॉक टेस्ट एक्चुअली PW का ही हुआ था, ऑल इंडिया मॉक, तो वो मैं देने गया था। तो उससे पहले क्योंकि मेरी PW की तैयारी नहीं हुई थी और मेरे ख्याल से नवंबर के 2nd या उसमें ही मॉक टेस्ट पड़ा था, तो उसमें मेरे शायद 35 नंबर्स आए थे। तो मैं उससे काफ़ी थोड़ा सा शॉक हो गया था कि आई थॉट कि हाँ मेरी प्रिपरेशन बेटर है इससे, और इससे और हो सकती है। फिर मैंने लास्ट 10 ईयर्स के मॉक्स लगाना दोबारा शुरू किया, एंड फिर उस पर थोड़ा सा ये है कि हाँ उससे मेरा एक पुश बढ़ गया। अच्छा, फिर मैंने थोड़े बहुत लेक्चर्स अटेंड किए, मैंने यूट्यूब्स के कुछ PW के क्लैट के पुराने लेक्चर्स अटेंड किए, तो फिर मेरा एक बेस जो था वेल स्टैब्लिश है वो और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ। उसके बाद मेरी एक पैटर्न से फेमिलियरिटी हो गई कि हाँ कितनी मिनट में मेरे को कितने क्वेश्चन अटेंड करने और क्या छोड़ना है। मेन चीज़ मेरे को ये था कि मैं क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा था, उस चक्कर में मेरे ओवरऑल नंबर और क्वेश्चन अटेम्प्ट्स काफ़ी कम हो रहे थे। तो मैंने उस पर बहुत फोकस किया कि मुझे छोड़ना क्या क्या, क्योंकि मुझे पता था कि मैं 3 महीने में सब कुछ सारा सिलेबस तो किसी भी टाइम पे नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा। तो मेरे को 3 महीने में मैंने ये फोकस किया कि मैं जो कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर जो मैं स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं वो मैं सारे अटेम्प्ट करूँ, और उन स्ट्रॉन्ग्स में भी अगर मेरे को छूट रहा है तो मैं उसको अपनी ईगो पे ना लेके उसको वहीं पे छोड़ के आगे करूँ,
फिर उसको मैं दोबारा वो रीअटेम्प्ट करूँ। वेल डन, वही मैंने प्ले पेपर में भी किया था। वेरी वेल डन सर। बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं। अब अगर मैं क्लैट के एग्जाम की बात करूं, 120 क्वेश्चन है, 120 नंबर के, 120 मिनट के। अगर आप एक क्वेश्चन पर 5 से 6 मिनट दे देंगे तो फिर उसके बाद आपका एग्जाम छूटने वाला है। तो ये बच्चों का एक जुडिशियस जो माइंड प्ले रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, बहुत सारे बच्चे हैं उनको लगता है क्लैट एक नॉलेज बेस्ड एग्जाम है, बट ये एक्चुअली एटीट्यूड एंड स्किल बेस्ड एग्जाम है। सर आप कोई भी एग्जाम सिर्फ नॉलेज से रहते हुए क्लियर नहीं कर सकते हैं। जो आपने प्रिपरेशन जर्नी में सीखा है, आपका क्या एटीट्यूड रहा है, क्या आपने वो प्रेशराइज होकर पढ़ा है या आपने उसको एज एन एक्साइटिंग जर्नी एक्सप्लोर किया है, आपने एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे पढ़ा है, आंसर कैसे किया है, आप कितने प्रेशर में हैं, ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बहुत सारे बच्चे यहीं पर मार खा जाते हैं सर, उनको आता सब कुछ है लेकिन फिर वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सर, बहुत प्रॉब्लम करते हैं फिर लास्ट दिन। आप कुछ आइस ब्रेकर्स कर लेते हैं, ठीक है? ग्रुप स्टडीज और सोलो ग्राइंड। सोलो ग्राइंड। ओके। नाइट आउल और अर्ली बर्ड। नाइट आउल। ओके। करंट अफेयर्स, फ्रेंड और फो। करंट अफेयर्स। फ्रेंड और फो मतलब आपके फ्रेंड थे वो या आपको उससे डर लगता था? मैम फ्रेंड, बिकॉज आई यूज टू रीड 2 hours हिंदू एवरी डे, सो आई वाज लाइक अगर मेरे को करंट अफेयर नहीं भी मिल रहा है बट एक हैबिट हो जाती थी। एंड फिर मेरे फादर भी काफ़ी ज़्यादा फेसबुक पे थ्रू यूज़ कर करके मेरे को करंट अफेयर बताते थे। इनफैक्ट आज भी मेरे को आते आते नोएडा का फुल फॉर्म बता रहे थे। सही है। बिल्कुल। चलिए आप अपनी क्लैट जर्नी को एक वर्ड में एक्सप्लेन करिए। और वो नोएडा का फुल फॉर्म नहीं मालूम, अनप्रेडिक्टेबल। केवल मालूम है नोएडा में है। आज भी बहुत से लोग होंगे तो उनको नोएडा का फुल फॉर्म, मैंने उनसे पूछा क्या होता बताओ, तो कहने का नहीं मालूम। तो हमने कहा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसको जो है, चूँकि इंडस्ट्रियल एरिया है ये, बिल्कुल तो 60 में नोएडा बना दिया गया। आज भी 50 लोग जिनको नोएडा का फुल फॉर्म नहीं मालूम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो नोएडा तो मालूम, नोएडा और ये आपका जो क्या नाम है, गुड़गांव, ये सब नाम तो मालूम, लेकिन नोएडा का फुल फॉर्म नहीं मालूम है। तो न्यू ओखला सर वो इंडस्ट्रियल। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से रहता है। मैंने इनसे पूछा इधर नोएडा आए हो तो कुछ बताओ यार, नोएडा क्या चीज़ है, सिटी तो है नहीं है। सर ये इनक्विजिटिव नेचर होना बहुत ज़रूरी है। ये क्यूरियोसिटी ना आपको उस लेवल पर लेकर जाती है जहाँ पर आपने शायद सोचा भी ना हो। आप वो चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं जो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है, अनडिस्कवरेबल है। आप अपनी क्लैट जर्नी को एक वर्ड में बताइए। मैम इट वाज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आफ्टर रिजल्ट इट वाज वेरी अनप्रेडिक्टेबल कि लाइक रिजल्ट तक तो आई वाज प्रीटी श्योर कि हाँ पेपर ठीक ठाक गया है। मैंने डर के मारे लाइक चेक नहीं किया था कि मेरे क्वेश्चंस कैसे गए क्या नहीं गए, बट हाँ मेरे को ये था कि मैंने काफ़ी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, काफ़ी सारे ऑन द स्पॉट करेक्ट थे क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस आईक्यू वाले थे विच आई एम प्रीटी कंफर्टेबल आईक्यू क्वेश्चंस आने पे। बट ये था उसके बाद फिर कॉलेज क्या मिलेगा, वो सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन था। एंड वो 6 महीने तक जो प्रोसेस रहा है काफ़ी डिले हो गया, बिल्कुल सर, बिल्कुल टायरिंग प्रोसेस था, काफ़ी हेक्टिक हो गया था ये बच्चे से। लाइक घर का माहौल भी काफ़ी हो गया था कि कब आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ और प्रिपरेशन चालू करो, तो लाइक थोड़ा सा था। बट एट द एंड ऑफ द डे भोपाल मिल गया एंड लेट्स सी। अभी आपको अपलिफ्ट होने के क्या चांसेस लगते हैं? मैम आई थिंक देयर इज़ अ प्रीटी गुड चांस कि मेरे को अपलिफ्ट मिलेगा यहाँ से, भोपाल से, एंड मे बी गांधीनगर, जोधपुर, इवन नालसार माइट बी अ पॉसिबिलिटी। राइट। आप क्या करने वाले हैं सबसे पहले कैंपस में जाकर? मैम कैंपस में जाके सबसे पहले मैम मैं कैंपस एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, बिकॉज कभी लाइक इतना अकेले फ्रीडम घूमे नहीं है, तो लाइक आई वांट टू सी कि हाँ फर्स्ट हैंड के क्या एक्सपीरियंस रहता है, कैसा क्या वो रहेगा, क्योंकि इतने लोगों के बीच में भी मैं कभी रहा नहीं हूँ। मेरे को थोड़ा सा प्राइवेट लाइफ पसंद है अपनी, तो मैं भीड़ भाड़ी वाली ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। बट मेरे को ये हॉस्टल लाइफ एंड कैंपस लाइफ सबसे ज़्यादा एंजॉय करने का एक शुरू से क्रेज़ रहा है कि हाँ कैंपस लाइफ, एक हॉस्टल लाइफ मेरे को एंजॉय करनी है, फ्रेंड्स के साथ एंड ग्रुप, अच्छा सर्कल हो एक। तो मैम यही है कि एक अच्छा सा सर्कल होगा एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। राइट। देखिए जब हम कई बार इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और रिट्रोस्पेक्ट करते हैं अपनी जर्नी के बारे में, तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और हम बहुत सारी नई चीज़ें भी देखते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ ऐसे ना करके ऐसे की होती तो शायद मेरा रिजल्ट और अच्छा होता और मुझे और ज़्यादा अच्छे चांसेस थे कि मुझे कोई और बेटर कॉलेज अलॉट होता। तो आपको ऐसा क्या लगता है वो एक चीज़ क्या होने वाली है जो शायद आपने अलग की होती तो आपको बेटर कॉलेज मिलता? बिकॉज कहते हैं ना कि आपको अपनी गलतियों से तो सीखना ही है, दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं उनके लिए व्हाट्स गोइंग टू बी योर मैसेज? मैम क्वांट भले ही एक छोटा पोर्शन होता है बट क्वांट कैन मेक यू ब्रेक यू। मैम क्वांट का मैंने अगर प्रैक्टिस थोड़ी सी और की होती तो आई फील लाइक मैं क्वांट के मेरे नंबर्स जो इम्प्रूव हो सकते थे उसकी वजह से मेरे को इससे बेटर कॉलेज मिल सकता। तो क्वांट के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि बाकी सब करो
या ना करो। क्वांट का 2 घंटा तो एक लेके चलो आपकी, हाँ रेगुलर 3 मंथ 2 मंथ जितना ही मन बच रहा आप 2 मंथ लाइक 2 घंटा आप क्वांट का परमानेंटली लेके चलिए कि हाँ क्वांट करना है, क्वांट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। स्पेशली हो सके तो NCERT टेस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 9th-10th की NCERT बुक्स उठा लें, उसके मैथ्स पेपर में हिंदू मैथ्स के क्वेश्चंस उसके best. वहाँ से ज़्यादा हेल्पफुल बिल्कुल होते हैं देन टू जो बुक्स में मिलते हैं प्रीवियस ईयर, क्योंकि आई फील लाइक वो डिफ़िकल्टी ज़्यादा है। स्केलिंग के लिए स्पेशली न्यूज़पेपर जो हिंदू न्यूज़पेपर है, रीडिंग के लिए सर। रीडिंग पर्पज से उसको भी इन्होंने प्रेफर किया था, बिल्कुल और सर। वो हर जगह मिलता नहीं है, हम्म उसको लिए एक अलग से मैनेज किया था, हम्म और थोड़ा कॉस्टली भी आता है, वो आई थिंक 13-14 रुपए का पेपर होता बिल्कुल सर। है, और केवल यही पढ़ने वाले, उसको दूसरे के लिए मतलब का नहीं। हम लोग तो अपना वही दैनिक जागरण वगैरह जो रूटीन पेपर, ये सिर्फ इन्हीं के लिए मंगाया था, बिल्कुल सर। पढ़ते थे। सर बहुत जब भी कोई बच्चा कोई गोल्स अपने अचीव करता है तो वो खाली बच्चे का एफर्ट नहीं है, नहीं वो तो वो कोलैबोरेटिव एफर्ट है। वहाँ पर पेरेंट्स हैं उसके लिए जो उसको फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। और ये एक आपको क्लियरली आपके पास एग्जाम्पल है कि कैसे पेरेंट्स के हार्डवर्क ने, उनके कोलैबोरेटिव एफर्ट ने बच्चे को आज NLIU भोपाल तक पहुँचाया है। सो देयर इज एन एग्जाम्पल दैट इज स्टैंडिंग आउट ओवर हेयर। सर इट इज़ अ लवली कॉन्वर्जेशन एंड आवर स्टूडेंट्स आर फॉर श्योर गोइंग टू गेट अ न्यू आउटलुक। थैंक यू फॉर दिस ब्रिलियंट कॉन्वर्जेशन। थैंक यू सो मच मैम।